बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम तरीन समाअत का फैसला महफूज किया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की जो गैर आइनी ख्वाहिशात थी, उन्होंने PDM का भी बड़ा गर्क किया है और हुकूमती इत्तेहाद का आज अदालत में भी बेइज्जत हुए हैं और उनके वकला को भी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। अहम तफसीलात हैं। और जो इरफान कादर को इन्होंने स्पेशली इस मकसद के लिए कि वो टफ टाइम देंगे अदालतों को और वो मुआविन खसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिलवा के ये सारा कुछ किया गया था, वो भी बिल आखिर उनको भी मुंह की खानी पड़ी और उनसे भी कोई बात ना बन पाई और अदालत को वो ना सेटिस्फाई कर सके और ना अदालत को किसी भी सूरत में वो पीछे हटने पर मजबूर कर सके। सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई तो जो सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट अदालत में जमा हुई, सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से बताया गया कि उनकी तबीयत नासाज है और एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना आमिर महमूद अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट भी हसास है। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट IMF के साथ मुज़ाकरात के तनाजुर में है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने रिमार्क दिया कि IMF प्रोग्राम अपनी जगह अहमियत का हामिल है। करंट अकाउंट और माली खसारा कम किया जा रहा होगा। आमदन बढ़ाकर और अखराजात कम करके खसारा कम किया जा सकता है। कौन सा तरक्याती मनसूबा 20 अरब रुपए से कम है? दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अरकान को 170 अरब रुपए का फंड्स दिया जा रहा है। इस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि यह अक्टूबर 2022 की बात है। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि PSDP के तहत फंड्स प्लानिंग कमीशन जारी करता है। तरक्याती फंड्स पर कोई कट नहीं लगाया जाता। 170 अरब रुपए जमा करने के लिए नए टैक्स लगाए गए। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि 20 अरब अब 170 रुपए जो तरक्याती फंड्स के लिए मेंबरान को दिया गया उसके लिए नए टैक्स लगाया गया। यह सेक्रेटरी खजाना सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फर्क पड़ेगा? क्या खरबों रुपए के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं है? वजीर खजाना का बयान था कि फरवरी में 500 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स जमा हुआ। अंदाजा है कि बजट खसारा भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत को खसारा 157 अरब रुपए था। खसारा 177 अरब हो जाता तो क्या हो जाता? इस पर एडिशनल सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि IMF के साथ खसारा तय हो चुका है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती। जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। 5% तनख्वाह 3 अकसाम में काटी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन को भी अखराजात कम करने का कहेंगे। कौन सा माली अमूर का माहिर अदालत को ब्रीफ करेगा? इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर डाइस पर आगे उन्होंने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर अदालत अपना जहन बना चुकी है तो हमें बता दें, हमारा मौक़िफ़ सुन लें, फिर सेक्रेटरी से बात कर लें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको किसने कहा कि हमने तय कर लिया? इरफान कादर ने कहा कि अदालत सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों का भी नोटिस ले। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा सो मोटो नहीं लेंगे, आप दरख्वास्त दें कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। इस दौरान कमरा अदालत में मौजूद PTA रहनुमा असद उमर ने कहा कि वो रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा जी कि पहले 5 माह में 5700 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। टोटल बजट 9500 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। IMF खसारे का टारगेट GDP के हिसाब से तय करता है। 20 अरब रुपए इशारिया 0.2% ज़्यादा नहीं है। खसारे का टारगेट GDP 4.97% है। 20 अरब रुपए खसारे के टारगेट से कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि रेवेन्यू बढ़ाने में ज़्यादा वक्त लगेगा। असद उमर ने फिर सारी डिटेल्स बताई कि कितने पैसे और कितने जो हैं वो बजट में कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। अदालत को मुआशी जो सूरत हाल है और जो एडजस्टमेंट है बजट की, उसके हवाले से जो है वो तफसीली ब्रीफ किया असद उमर ने। उसके बाद इरफान कादर के दलाइल शुरू हो गए। जब समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो इरफान कादर ने दलाल शुरू करते हुए कहा कि कोशिश है मैं अपनी बात मुख्तसर रखूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा आप कितनी देर दलाल देंगे? इरफान कादर ने जवाब दिया कि मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। इरफान कादर ने अपने दलाल का आगाज़ करते हुए कहा कि अगर जज पर एतराज़ हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। बेंच से जानिबदारी मनसूब की जा रही है। पूरी PDM माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है। फुल कोर्ट पर अदालत अपनी राय दे चुकी है। इन्होंने शेर पढ़ा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल तो सारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इरफान कादर ने मजीद दलाल देते हुए कहा कि अदालत पर अदम एतमाद नहीं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अदालत का एक फैसला पहले ही तनाज़े का शिकार है। फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा मेरी नज़र में। मुमकिन है कुछ गलत फहमी हो। इलेक्शन की तारीख का देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना चाहिए। फैसला 3-2 का था या 4-3 का, इस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि 9 में से 4 जजेस ने दरखास्तें खारिज की, 3 जजेस ने हुक्म जारी किया। 1 मार्च का अदालती हुक्म अक़लियती नोट था। अदालत इस तनाज़े को हल करने के इक़दामात करे।
फैसले की तनासब को तनाज़ जज का अंदरूनी मामला नहीं है। दरखास्तें खारिज करने वाले चारों जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। सर्कुलर से अदालती फैसले का असर ज़ायल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर खुद जज नहीं बन सकते। अवाम का अदलिया पर एतमाद होना लाजमी है। एक ग्रुप के बुनियादी हकूक़ पर अक्सरियत के हकूक़ को तरजीह देनी चाहिए। ग्रुप का PTI का, या सिर्फ PTI के बुनियादी हकूक़ नहीं, अक्सरियत के बुनियादी हकूक़। इरफान कादर ने कहा कि कौमी मफाद आइन और कानून पर अमल दरामद में है। आइन में 90 दिन में इंतखाबात होना अलग चीज़ है। मुल्क में कई साल से कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होते हैं। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होना चाहिए। एक साथ इंतखाबात से माली तौर पर बचत होगी। कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी निगरान हुकूमत ज़रूरी है। सूबाई असम्बली चंद माह पहले तहलील हुई है, 2 साल पहले नहीं। कौमी मफाद आइन और कानून पर अमल दरामद में है। आइन में 90 दिन में इंतखाबात होना ज़रूरी हैं। अटारनी जनरल ने दलाल दिए थे कि जस्टिस काजी फैसल साहब ने हुक्मनामे में कहा है कि अवाम की भलाई के लिए ज़रूरी है कि तमाम अशखुद केसेस की समाअत को रोक दिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट्स में मुकदमात की समाअत रोकना आइन के मुताबिक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख दे दी है। पंजाब में सदर को तारीख देने का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं है। सदर आज़ादाना तौर पर कोई फैसला करने के मजाज नहीं है। सदर को तारीख देने का हुक्म देना खिलाफ आइन है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर हर काम में काबीना की एडवाइस का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में सदर को इख्तियार सिर्फ आम इंतखाबात के लिए है। मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही साथ होने हैं। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि काजी फैसल के फैसले ने 184(3) के मुकदमात पर समाअत से रोका है। साथ इरफान कादर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मुकालमा किया कि मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा था। इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड हैं। वो जो नेशन स्टैंड्स विद CJ जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसका जिक्र करते हुए इरफान कादर ने कहा कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब आप टॉप ट्रेंड पर हैं। चीफ जस्टिस ने इरफान कादर को जवाब दिया कि सोशल मीडिया का तो नहीं पता, हम सिर्फ मौला से, रब से खैर मांगते हैं। इरफान कादर का कहना था कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ अंदरूनी तनाज़े को हल किया जाए और इन समातों को रोका जाए। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस फायजीसा से परसों मुलाकात हुई है। इन मामलात पर तमाम जजेस जल्द मिलेंगे। जस्टिस फायजीसा मुलाकात में कुछ इश्यूज हाईलाइट किए हैं। रूल्स बनाने के लिए अनकरीब फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस काजी फैसल वाले फैसले के नतीजे में एक जज ने समाअत से माजरत की। इरफान कादर ने केस से मुतल्लिक नुकात उठाए हैं और हमने एक अहम नुकता उठाया है जो मैं दोबारा नहीं उठाऊंगा। इरफान कादर ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि कभी कभी तारीफ कर दिया करें, सोशल मीडिया पर आप टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह से खैर मांगते हैं, आप सोशल मीडिया की बात करके अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। वकील इरफान कादर ने कहा आप इस वक्त अवामी चीफ जस्टिस हैं। जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा हम सोशल मीडिया नहीं देखते। अब ये देखें, ये तो चीफ जस्टिस का सब्र है, हौसला है कि वो सुन रहे थे। नहीं तो आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, आपको क्या लेना देना बेंचों से, और आपको क्या लेना देना इन चीज़ों से। आपने तो 2 ही जवाब देने थे कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सदर ने तारीख दे दी। आपने किस कानून के तहत उस तारीख को आगे किया? उधर गए ही नहीं, एक बात भी नहीं की। बहरहाल इरफान कादर ने दलाल जाली रखते हुए कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब को 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं किया गया था। मुनासिब होता शफाफियत के लिए जस्टिस एजाजुल हसन साहब को इस बेंच में शामिल ना किया जाता। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जो वजह मैंने सोचकर बेंच बनाया वो बताने का पाबंद नहीं हूँ। वकील इरफान कादर ने कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन का बहुत मदाह हूँ। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जवाब दिया कि आपकी मदाही का मैं मशकूर हूँ। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि जुडिशरी रिकॉर्ड से दिखाएं जस्टिस एजाजुल हसन कब बेंच से अलग हुए। इरफान कादर ने कहा एक जज साहब ने नोट में लिखा है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने माजरत की। वकील इरफान कादर ने कहा कि चीफ जस्टिस का ये कहना कि बेंच से अलग नहीं हुए थे 2 जजेस के नोट के खिलाफ है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा जिन जजेस ने समाअत से माजरत की उनके हुक्मनामे रिकॉर्ड का हिस्सा है। बेंच से किसी जज को निकाला नहीं जा सकता, ये कानून का असूल है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा हर मरतबा जजेस की माजरत करने का आर्डर नहीं होता। कई मरतबा 3 जजेस उठकर जाते थे और 2 जजेस वापस आते थे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि इस तरह की तजवीज़ अदालत को कभी ना दें। वकील इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि जी जो आपके सारी चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हम चाहते हैं कि चलनी चाहिए और हम इन सारी चीज़ों पर आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। बहरहाल चूँकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पूरी फाइल की तैयारी करके आए थे, उनको एक एक जज के नोट का पता था, एक एक लफ्ज़ का पता था। जब अटारनी जनरल इधर उधर की बात करते थे उनको रोक देते थे, जब इरफान कादर इधर उधर की बात करने लगते थे उनको रोक दिया जाता था। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक अचनायक ने कहा कि अदालत में मैं दलाइल देना चाहता हूँ। अच्छा, पीडीएम के साथ एक पीडीएम को अदालत ने आज सुबह वजाहत दिलवा के कि हमने कोई बाइकआउट नहीं किया, उनको भी बेनकाब कर दिया और फिर उनको सारा दिन लिताड़ा भी और उनको आर्गूमेंट्स भी नहीं करने दिए। फारूक अचनायक ने कहा कि मैं अदालत में दलाइल देना चाहता हूँ, पीडीएम के अलामिये में बाइकाट का जिक्र नहीं है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि बेंच पर एतमाद नहीं है
تو اب دلائل کیسے دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے اور سپریم کورٹ نے صبح کہا تھا کہ آپ لکھ کے لیں کہ آپ بائیکاٹ کی بات غلط ہے اور آپ اعتماد کرتے ہیں، پھر آپ کو دلائل دینے دیں گے، لیکن وہ لکھ کے نہ لائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ بات نہ سن کر میری عدالت میں تذلیل ہو رہی ہے، مزید اپنی تذلیل نہیں کراؤں گا، جس پر چیف جسٹس نے اکرم شیخ کو کہا کہ آپ اپنے دلائل تحریری طور پر دے دیں، اور وکیل اکرم شیخ نے بتایا عدالت کی معاونت کے لیے پیش ہو رہے ہیں، کوئی پارٹی مجھے غیر قانونی کام کرنے کا کہے تو کیا میرا اپنا دماغ نہیں ہے کہ فیصلہ کر سکوں؟ عدالت کا بہت احترام ہے۔ بہت شرمندگی محسوس کر رہے تھے سارے سینئر وکلاء ہیں، اکرم شیخ ہو گیا، فاروق اچنائک صاحب ہو گیا، سارے، تو وہ ان کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہم کیا سیاسی جماعتوں کا معاملہ۔ جب اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ حکومت نہیں عدالت پر عدم اعتماد کر سکتی یا بائیکاٹ کر سکتی، تو بات تو ختم ہو گئی تھی۔ اٹارنی جنرل کو بھی سن لیا، الیکشن کمیشن کو بھی سن لیا، مطلب حکومت کو سن لیا، الیکشن کمیشن کو سن لیا، سیاسی جماعتیں اس میں فریق نہیں تھیں، تو ان کو تو سننا نہ سننا ایک ہی بات تھی۔ چیف جسٹس نے کہا شیخ صاحب آپ کے ساتھ کامران مرتضیٰ اور فاروق نائک کا ہم احترام کرتے ہیں، حکومت میں شامل جماعتوں نے 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کیے، آپ ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں۔ جسٹس منیب نے ریمارک کیا کہ آپ کا وکالت نامہ ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اعلامیہ عدالتی عملے نے نکال کر ہمیں دیا ہے، جس میں ہمارے خلاف یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ یہ مریم نواز کا جو ٹویٹر ہے اور نواز شریف کی خواہشات اور مریم نواز کا ٹویٹر، اس نے بڑا غرق کیا پی ڈی ایم کا اور آج بے عزت کروایا۔ وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ میں دلائل نہیں دے سکتا تو کیا آرٹیکل لکھوں؟ مسلم لیگ نون سے کوئی فیس نہیں لی، عدالت نے کبھی مجھے مایوس واپس نہیں بھیجا، جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ تحریری معروضات دے دیں، جائزہ لے لیں گے۔ وکیل مسلم لیگ نون اکرم شیخ نے بتایا کہ خود کو مزید شرمندہ میں نہیں کر سکتا۔ کامران مرتضیٰ نے کہا میں گورنر کا بھی وکیل تھا، سیاسی جماعت کا بھی وکیل ہوں، مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے گورنر کی وکالت چھوڑ رہا ہوں۔ پی ٹی آئی وکیل اظہر صدیق نے دلائل دیے اور کہا کہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹ میں مقدمات زیر التوا ہیں، کسی ہائی کورٹ میں کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سیکرٹری دفاع دستاویزات کب دیں گے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آج کسی بھی وقت عدالت کو دستاویزات دے دیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے وکیل پیروی سے معذرت کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں خیبر پختونخوا کا ذکر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی وکیل علی ظفر نے جواب الجواب شروع کیا اور انہوں نے کہا جی کہ جب یہ مانتے ہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، تو پھر ان کو آپ کہیں کہ یہ ہر حال میں الیکشن کی طرف جائیں، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے ہمیں آپ سپورٹ دے دیں، ہم ادارے ہمارے ساتھ سپورٹ کریں، ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں، اس وجہ سے یہ الیکشن کی ہی تاریخ دینا بنتی ہے اور کوئی معاملہ نہیں رہتا۔ چیف جسٹس نے آخری جو فائنل ریمارکس تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ جب انتخابات ملتوی ہو سکیں، وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکیں، انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا، عدالت نے توازن قائم کرنا ہوتا ہے، حکومت اور دیگر فریقین کی درست معاونت نہیں ملی۔ چیف جسٹس نے کہا حکومت نے الیکشن کروانے کی آمادگی ہی ظاہر نہیں کی، ماضی میں عدالت اسمبلی کی تحلیل کر عدم قرار دے چکی ہے، ماضی میں حالات مختلف تھے، ملک میں کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہو رہے، رکاوٹوں سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کی وجوہات بھی دیکھیں گے، ترقیاتی بجٹ کی کافی رقم خرچ ہو چکی ہے، آپ کو اس حوالے سے وضاحت دینا ہوگی، عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ الیکشن میں بدمزگی ہوئی تو ملبہ عدالت پر آئے گا، سیاسی مذاکرات کا آپشن اس لیے دیا تھا، آئین واضح ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں، مذاکرات کے آپشن کا کوئی جواب نہیں آیا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئین سے بالاتر ہیں، لوگ مطلب پی ڈی ایم، لوگ من پسند ججز سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کسی نے ایسا نہیں کیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا 6 ججز والی بات آپ نے اور عرفان قادر نے کی، عدالت نے بات سنی، اس پر رد عمل ہم نہیں دیں گے، پارلیمنٹ اور حکومت کا احترام کرتے ہیں، بحران آئے تو سیاسی حل نکالا جاتا ہے، لیکن جب سیاسی حل نہ نکالیں تو پھر جو آئین اور قانون میں لکھا ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ دینے کے پابند ہیں۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جو فیصلہ کل سنایا جائے گا، اور پی ڈی ایم کا دباؤ، ان کی بدماشی، ان کی تڑیاں لگانا سارا کچھ مسترد، اور ان کے وکلاء کو بات کرنے کی اجازت بھی نہ دی گئی۔ اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن نے اپنے بھرپور دلائل دیے جو ان کے پاس جو مواد تھا، اور سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کی رپورٹس جمع ہو چکی ہیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان ایک تگڑا فیصلہ کل جاری کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔